Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. I am Nazahat Nafis, your co-host. Today we are going to discuss about iron deficiency, anemia, and the PICA in children. And we have our speaker, Dr. Lubaba Gulshad. फर्स्टली आई वांट टू कर रहे हैं ये इसकी टाइम लिमिट 40 मिनट्स है और अभी मैं आपको थोड़ी देर में इस मीटिंग की चैट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगी आप सबने उसको ज्वाइन कर लेना है और जब ये मीटिंग एंड हो जाए तो उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में सेकंड मीटिंग का लिंक होगा आप सबने उस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है और इसके अलावा जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो सबसे लास्ट में उसको जो है वो पूछ सकते हैं और अगर इतना ही वो हो रहे हैं तो फिर जो है वो हैंड रेज करके पूछ सके ना करें तो इट विल बी अ गुड थिंग थैंक यू वेरी मच Dr. Lubaba, we can't hear.
Hello. Guys, can you hear me? Yeah, now we can hear you. All right, I'm sorry. I think it's a bit issue in the system. Okay. Okay, I'll be going back. Okay. I think it wasn't why the system is not responding. Okay, can you guys hear me now? Yeah, we can hear you. Thank you. All right. Hey guys, Assalamu alaikum. My name is Lubaba Gulshah. Today I'm gonna discuss about iron deficiency anemia and pica in children. And first of all, here are our learning outcome. I'll be discussing three main modules in this lecture. And before that, let's have a look on the prevailing condition of anemia in our country. According to the National Nutrition Survey 2018, reported by UNICEF, more than half of Pakistani children, 53.7%, are anemic and 5.7% are severely anemic. However, the prevalence of iron deficiency anemia is 28.6%, and this ratio is higher in rural than urban population. What's the difference between iron deficiency anemia and pica? Iron deficiency anemia is basically the insufficient amount of serum iron leading to a lower level of RBC and oxygen carrying capacity. And the pica is an eating disorder of eating non-nutritional, non-food items such as clay, dirt, paint flake, or even dirty laundry. And it's a consequence of vitamin deficiency that can be iron or calcium. Okay. The next thing is our first module that will discuss about nutrition assessment process. It includes the four step anthropometric, second is biochemical, third is clinical, and the fourth is dietary. First of all, here is A, anthropometrics. Okay, एंथ्रोपोमेट्रिक्स में हमने देखना होता है कि वेट जो बच्चा है उसका वेट हाइट या लेंथ मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस ये जो है चीजें मेन हम इसमें डिस्कस करेंगे ओके उसके साथ है इनके रीडिंग्स लेने के बाद आप ले सकते हैं कि इन जो जितना भी डाटा आपके पास आएगा कि वेट क्या थी हाइट क्या है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस वो हम चेक करते हैं मॉक टेप के जरिए जिसके 4 डिफरेंट कलर्स के ऊपर मार्क होते हैं फर्स्ट इज ग्रीन जो कि शो करता है कि जो बच्चा है इसका जो मसल मास है वो नॉर्मल है उसके बाद आता है ऑरेंज जो कि शो करता है कि मॉडरेटली जो है एक्यूट मालनरिश्ड है बच्चा थर्ड जो कलर है उस पे अगर आपका राउंड आए तो उस पे वो शो करता है कि येलो वो कलर होता है वो शो करता है कि जो बेबी है वो जो चिल्ड्रन है वो एट हाई रिस्क ऑफ मसल मास डेफिशिएंसी है और अगर रेड पे आए तो डेट शोज इट्स अ सीवियरली malnourished चाइल्ड ओके और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वो है हेड सर्कमफेरेंस है वो भी आप एक टेप के जरिए लेते हैं और इसके लिए ये जितना भी डाटा है इसको हम जो स्पेसिफिकली बच्चे हैं उनको हम उनका जो एंथ्रोपोमेट्रिक्स है उनको चेक करने का तरीका ये है कि सीडीसी ने हमें ग्रोथ चार्ट प्रोवाइड किया है जिसकी हमारे पास रीडिंग आती है इन परसेंटाइल्स इसके तीन मेन फैक्टर हैं एक है वेट फॉर एज सेकंड है हाइट फॉर एज और थर्ड है वेट फॉर हाइट बर्थ से लेकर 12 ईयर तक हमारे पास ये जो चार्ट्स हैं अलग गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए अवेलेबल हैं आप सीडीसी की वेबसाइट पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ओके वेट फॉर एज का क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक एज के लिए फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो है उसकी एज 1 साल है
तो उसका जो सीडीसी के अकॉर्डिंग जो उसका आइडियल वेट है वो 10 केजी होना चाहिए। तो आपके पास जो पेशेंट आया आप उसको चेक करेंगे कि उसका जो आइडियल वेट के साथ मैच करता है या नहीं करता। नेक्स्ट है हाइट फॉर एज, एक स्पेसिफिक एज के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 1 ईयर के बच्चे की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 1 ईयर पे 75 सेंटीमीटर जो है वो हाइट आइडियल काउंट की जाती है। और थर्ड पॉइंट है वेट पर हाइट, एक स्पेसिफिक हाइट पे कितना वेट होना चाहिए, और ये पॉइंट हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट क्रॉनिक मैलनरिश्ड। ओके, और इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक यहाँ पे एक चार्ट मैंने जो है वो शो किया है। देखिए यहाँ पे नीचे जो है वो मंथ्स हैं, बर्थ 3, 6, 9 देख सकते हैं, और जो साइड है एक साइड पे वेट है और नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ जो हम उसको हाइट को काउंट कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ नीचे से मंथ काउंट करेंगे और उसको 50th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल जो है वो शो करता है कि आइडियल बॉड और आइडियल जो लाइन है वो 50th परसेंटाइल है। अगर उससे बिलो जो है वो आपकी आ रही है परसेंटेज, तो वो शो करेगी कि ये जो बच्चा है वो अंडर वेट है या अंडर नरिश्ड है। और अगर 50th परसेंटाइल से ऊपर जाएगा तो ये शो करेगा कि जो बच्चा है वो ओवरली नरिश्ड है। और इसके बाद भी इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन है। एक 50th के बाद पहले 25th आता है कि किस कैटेगरी में आ रहा है। 50th के बाद अगर वो अंडरवेट है तो कितने परसेंट है, तो उसके लिए हमारे पास 25th है, देन 10 है, देन 5th है। और इसी तरह अगर हम 50th से अबव चले जाएं तो वहाँ पे 75th है, 90th है, 95th है। और सेम गोज फॉर द लेंथ। ठीक है, और ये सीडीसी चार्ट जो है ये आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने साथ भी रख सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होती जाती है तो ये चीजें आपको वैसे ही जुबानी याद हो जाती है, कि आपको याद होता है, क्विकली आपको याद होता है कि 1 साल का बच्चा, उसका इतना हाइट है, इतना वेट है। और अगर मेरे पास एक पेशेंट आया है और उसका वेट जो है वो 6 केजीज है लेकिन वो 10 केजीज होना चाहिए था, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि ये जो बच्चा ये अंडर वेट है। तो इसके एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। तो देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो यूजुअली यही होती है कि सीबीसी जो है उसके थ्रू हम एचपी जो है वो चेक करके बताते हैं कि इसका जो है वो एनीमिक है या नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल टेस्ट है वो है सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन जो है वो स्पेसिफिक टेस्ट है, और वो शो करता है कि जो आयरन स्टोर्स हैं वो कितने हैं। अगर तो डिप्लीटेड होगा आयरन स्टोर तो ऑब्वियसली वो शो कर रहा है कि जो सीरम आयरन है वो कम है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। ट्रांसफर सैचुरेशन भी एक और टेस्ट है, और ये शो करता है कि जो परसेंटेज है ट्रांसफेरिन की वो कितनी सैचुरेटेड है विद द सीरम आयरन। ये बेसिकली जो दो मेन टेस्ट हैं ब्लड टेस्ट, ये करवाए जाते हैं फॉर एनीमिया। लेकिन आप अगर सीबीसी के थ्रू भी अगर एक रफ आइडिया लेना चाहें तो उसे इजीली पता चल जाता है क्योंकि इसमें एच भी अवेलेबल है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज क्लिनिकल। क्लिनिकल अगर तो आप किसी हॉस्पिटल में जो है वो एक कोलैबोरेट वे में काम कर रहे हैं, तो ये जो सिम्टम्स और ये चीजें हैं ऑलरेडी जो आपके फिजिशियन है वो आपको मेंशन करके ही भेजेंगे। लेकिन बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको खुद भी इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत ही जो सिंपलेस्ट और सबसे जो ऑब्वियस सिम्टम होता है पैलर, पेलिंग ऑफ द स्किन। और अगर आपके पास जब एक बच्चा आएगा तो आपने उसको थॉरोली चेक करना है फ्रॉम टो टू द हेयर। सबसे पहले पेलिंग ऑफ द स्किन, आपने आईज चेक की, उसकी कंजक्टिवा वाइट था। उसके बाद आप अगर पूछेंगे तो अभी जो बच्चा है वो लेथार्जिक होगा, और फटीग की कंप्लेन करेगा कि टांगों में दर्द रहता है, रात को सोता नहीं है, खेलता बहुत कम है, खाना पीना बहुत कम है। और अगर यही कंडीशन जो है वो स्वीयर में चली जाए, स्वीयर एनीमिया में चली जाए, तो हार्ट बीट टेकिपीनिया जो है वो हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है। उसके बाद जो नेल्स हैं वो स्पून शेप हो जाते हैं। और द थर्ड पॉइंट इज एंगुलर सिरोसिस। इसमें जो कॉर्नर ऑफ द लिप्स हैं वो स्प्लिटेड होते हैं। प्लीज हम जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो हम इंशाल्लाह एंड पे रखेंगे। 10 to 15 मिनट्स देंगे, आप इजीली जो भी क्वेश्चन करना हो वो हम कर सकते। प्लीज काइंडली नोट इट डाउन। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। और उसके बाद है कि ग्लोसाइटिस के जो टंग है वो रेडिश हो जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है, और इसके अलावा जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको मजीद जो है वो उससे क्लियर होता जाएगा कि जो बच्चा है वो एनीमिक है, और इसके लिए आप क्वेश्चनिंग करेंगे उसके गार्डियन मदर या फादर से, वो हम नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज डाइटरी, और इसके लिए हम लेंगे हिस्ट्री टेकिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू आस्क। ओके, इससे पहले अगर हिस्ट्री तो आप तब लेंगे जब आपके पास बच्चा आएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बच्चे जो वो देख के डर जाते हैं, क्योंकि मदर्स ने घर से कहा होता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा। तो बच्चा तो आपके पास आएगा नहीं, उसने आपको देखना है और उसने आपको रोना शुरू कर देना है।
तो आपने इसको हैंडल कैसे करना है विदाउट ऑफरिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। कोई मसला नहीं है अगर आप बच्चे को एज ए प्लेयर और एज ए रिवॉर्ड मेडिकल फीड में स्वीट्स या चॉकलेट दे देते हैं, लेकिन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ये एक क्वेश्चन मार्क होगा कि क्योंकि आप थोड़ी देर बाद अपनी जो उसकी मदर है उसे ये कहेंगे कि आप इसकी चॉकलेट्स बंद कर दें, और आप उस बच्चों को हाथ में चॉकलेट भी दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे चैट में भी दे सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें, और लेकिन इसका आंसर मैं आपको एंड में दूंगी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ हमारी स्टार्ट होती है मेन चीज जो कि हम क्वेश्चनिंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री टेकिंग वाली चीज है। तो यहाँ पे ना मैंने एक फॉर्म की पिक्चर लगाई है, यही एक फॉर्म होता है। इसकी नेक्स्ट भी आपको इसके जो है वो पार्ट्स मिलेंगे। इस तरह से एक फॉर्म अवेलेबल होता है, आपको बार बार याद नहीं करना पड़ता कि मैंने क्या पूछना है क्या पूछना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक पेशेंट आपके पास आया, आपके पास एंथ्रोपोमेटिक्स हैं, आपने देख लिया अंडरवेट है ओवरवेट है, उसके बाद आपने क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स भी देख लिए कि जी जो है इसका कंडीशन क्या है, अगर एनीमिक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसके बायोकेमिकल टेस्टिंग से का जो रिपोर्ट आई वो भी आपको पता चल गया कि किस लेवल पे है। अब आप आ रहे हैं उसकी डाइटरी वाली साइड पे। सबसे पहले बच्चा जो है इसकी जो मदर हैं या फादर जो भी इनके साथ आए हैं उनसे आपने पूछना है नाम, बच्चे का नाम, फादर का नाम। उससे बाद आप पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, गांव से आए हैं या सिटी से आए हैं। और इसके अलावा आप पूछेंगे कि जिस एरिया में आप रहते हैं वो वहाँ पे आपके साथ कितने लोग हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो एक फ्लैट में रह रहे हैं तो उसके साथ उनके साथ टोटल कितने लोग हैं। ठीक है, वो आपको बताएंगे हम 4 लोग हैं, 5 लोग हैं। ओके, उसके बाद आप बताएं उन्हें, उसके बाद उनसे पूछें कि जो गार्डियन है, घर के जो बड़े हैं वो फादर हैं या मदर, कौन जो है वो घर में ये जो है कमाने की जिम्मेदारी किस पे है। वो आपको बताएंगे। अच्छा, कैसे गुजारा हो जाता है, तो आपको उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वहाँ इस पता चलेगा कि ये लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। मोस्टली अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ से है, तो वहाँ पे आपको मोस्टली जो है मोर देन 60-90% की जो 60 to 90% लोग जो हैं वो आपको लो टाइप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ही मिलेंगे। तो आपने उन्हीं की कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करना है। ओके, उसके बाद आपने क्या पूछना है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि अगर वो एक बहुत कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली अगर सनरेज नहीं आ रही तो बच्चा जो विटामिन डी डेफिसिट बी होगा। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि पानी का निज़ाम कैसा है, पानी साफ है, पानी कहाँ से लेके आते हैं, घर में वह फिल्टर से लेके आते हैं, बॉयल करके पीते हैं, किस तरीके से लेते हैं। क्योंकि एक जो न्यूट्रिशनिस्ट है उसका काम है कि आपने कॉज तक जाना है और वहां तक देख के आना है कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ इश्यूज हैं। क्योंकि सिर्फ एक डाइट प्लान दे देना, वो शायद उसको नेट से भी मिल जाए या मे बी उसे किसी हकीम से भी पता चल जाए। ऑल्दो कि हर जो प्रोफेशन है उसकी एक अपनी वर्थ है और उसकी अपनी एक प्लेस है, लेकिन आपको क्या चीज जो है वो सेपरेट कर रही है वो यही है कि आप उसकी इन डेप्थ जो है वो हिस्ट्री ले रहे हैं। सैनिटरी कंडीशन आपने पूछ ली। ओके, उसके बाद हमारे जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो गया कि उसमें हमने पेशेंट नेम और अगर वो पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज है तो उसका बेड नंबर ये चीजें भी होंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रोपोमेट्रिक्स, ये आपने ऑलरेडी ले लिया। एज, हाइट और वेट भी आपने ले लिया। बीएमआई के लिए भी जो है वो सीडीसी चार्ट्स अवेलेबल है बच्चों के लिए। ठीक है, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके बाद कमेंट्स में आप नोट कर सकते हैं कि अंडरवेट है और कितना अंडरवेट है, लेस देन 5th परसेंटाइल है, लेस देन 25th परसेंटाइल है, वो आपने मेंशन कर दिया। ये पॉइंट क्लियर देन है बायोकेमिकल टेस्टिंग। बायोकेमिकल टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगी, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल, ये भी हमने पहले डिस्कस किया कि क्या इश्यूज हैं, वो आपने वन बाय वन सारी चेक किए। मसल वेस्टिंग है वो आपको मॉक से पता चल गया, गम्स चेक किए आपने और आइस चेक की। वन बाय वन आपने ये सारा चेक कर लिया, 3 पॉइंट्स हैं वो हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट है डाइटरी पैटर्न। हम एग्जांपल ले रहे हैं शुरू से 1 साल के बच्चे की। ओके, अब आपने पूछना है बच्चे को दूध देते हैं, वो आपको बताएंगे देते हैं नहीं देते। उससे ये पूछे कि मदर फीड करवाया था, ब्रेस्ट फीड किया बच्चे ने, अच्छा किया है तो कितनी देर किया है, अभी तक कर रहा है। और मे बी वो आपसे ये कहें कि नहीं ये तो काउज मिल्क ले रहा है, अच्छा काउज मिल्क ले रहा है तो कैसे दे रहे हैं, पानी डाल के देते हैं, तो वो कहेंगे हाँ वो बाहरी ਹੁੰਦਾ है, तो इस तरह के वो आपको देंगे वर्जिन ना कि वो हैवी होता है तो हम लोग पानी डाल देते हैं। ठीक है, डाइल्यूट करते हैं, कितना डाइल्यूट करते हैं, हाफ ऑफ डाइल्यूट करते हैं, 1% पानी, लाइक हाफ रेशो जो है वो पानी की और हाफ रेशो जो है वो दूध की। ओके, ये पता चल गया।
और मे बी वो आपको ये कहें कि जो है वो हम पाउडर्ड मिल्क दे रहे हैं, फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं। तो उसमें भी आप पूछेंगे फीडर दे रहे हैं, फीडर को कैसे धोते हैं? बॉयल करते हैं, साबुन से धोते हैं और दूध जो है उसको बना के रखा हो तो थोड़ी देर बाद दोबारा दे देते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चनिंग है इससे आपको पता चलेगा कि उनके इवन जो सैनिटरी कंडीशन है और इसके साथ जो बच्चा ले रहा है उसमें क्या-क्या इश्यूज़ हैं। उसके बाद पूछेंगे नंबर ऑफ फीड्स, दूध कितनी दफ़ा दे रहे हैं? और 1 साल का बच्चा ऑब्वियसली उसने जो सॉलिड फूड है वो स्टार्ट कर दिया होगा। पूछेंगे अगर दूध दे रहे हैं कितनी दफ़ा दे रहे हैं और खाना दे रहे हैं तो कितनी दफ़ा दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टार्टिंग ऑफ वीनिंग। ये यहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे कि 60% जो आपका जो इश्यू है यहीं से निकलेगा। आप पूछेंगे कि वीनिंग कब स्टार्ट किया करवाई थी? सॉलिड फूड जो पहली ठोस ग़ज़ा थी, वो बच्चे को कब शुरू करवाई थी? मोस्टली जो जवाब आता है वो यही आता है कि 1 माह हुआ है, लाइक 2 माह हुए हैं हमने शुरू करवाया है। तो फिर आप पूछेंगे टाइप क्या थी? किस चीज़ से आपने करवाना शुरू कराया? सिरिलैक मोस्टली यहाँ पे बहुत कॉमन है। वह उससे शुरू करवाया कोई घर की चीज़ दी, ये क्वेश्चन आप करेंगे। उसके बाद है फूड एलर्जी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको खा के इसकी तबीयत खराब हो जाती हो? ठीक है। उसके बाद आना है स्लीप साइकिल, सोता कितनी देर है? दिन में सोता है 1-2 घंटा या रात को ज़्यादा सोता है? स्लीप साइकिल का आपने ओवरऑल जितने भी आवर्स बनते हैं वो आपने नोट डाउन करना है। देन है फिजिकल एक्टिविटी, खेलता है, कितनी देर खेलता है? एक्टिव है, बैठा तो नहीं रहता? इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे। उसके बाद है जीआईटी फंक्शनिंग, बच्चे को भूख सही लगती है, खाता पीता ठीक है? मे बी वो कहेंगे नहीं बहुत कम खाता है, छोड़ देता है, इस तरह की क्योंकि मोस्टली अगर वो एनीमिक है तो उसकी वो हमने पीछे भी बात की कि उसकी पुअर फीडिंग प्रैक्टिस होगी। नौज़िया, एनोरेक्सिक है, खाना नहीं खाता, वॉमिटिंग और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीछे पहले आप कभी हॉस्पिटलाइज़्ड रहा है? पहले कभी बीमार रहा है? तो आपको जवाब देंगे कि लाइक हाँ, पिछली सर्दियों में बीमार रहा, फिर 3 दिन हॉस्पिटल रहा इसको डायरिया हो गया और फिर आप पूछिए कि उसको हॉस्पिटल लेकर आए थे, हॉस्पिटल के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट करवाई कि घर में ट्रीटमेंट करवाई की आपने? ये सारे जो है ना जीआईडी रिलेटेड आपके क्वेश्चन्स हैं। आपने डाइटरी पैटर्न पूछ लिया, पीछे वाला सारा और इवन इसके अलावा हम बर्थ वेट भी पूछते हैं कि बच्चा जब पैदा हुआ था उसका वेट कितना था? हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? ओके। उसके अलावा आप पूछेंगे अगर वो मेबी आपको ये कहें कि हमें तो याद नहीं कि बर्थ वेट एग्ज़ैक्ट कितना था, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं, अच्छा जब हुआ तो डॉक्टर ने ये कहा था कि ये हेल्दी है, नॉर्मल है? और ये भी पूछ सकते हैं कि ये अच्छा बाय सिज़ेरियन हुआ है या बाय नॉर्मल डिलीवरी हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी आपको पता चलेगा कि एक बैकग्राउंड जो बच्चे का आ रहा है, वो भी अंडरवेट और उसके बाद एनीमिक और ये सारी कंडीशन जो है वो चलती आ रही हैं। मेबी वो हॉस्पिटलाइज़ है, डायरिया रहा है, उसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत वीक है। फिर उसने वीनिंग लेट स्टार्ट की और वीनिंग जो है उसने जो है वो जो हमारे यहाँ पे फैंसी फ़ॉर्मूलाज़ बने हुए हैं, उससे स्टार्ट की हो, राइट? और उसके बाद एनीमिक है तो उसकी अदर कंडीशन भी उसके साथ चल रही होगी, राइट? ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ ओके, इसके बाद है डाइट रिलेटेड क्वेश्चन ये तो आपने जीआईडी का पूछ लिया पीछे वाली सारी हिस्ट्री ले ली अब आप पूछेंगे कि सिंपल आपने क्वेश्चन करना है कल सुबह से लेकर आज सुबह तक इस बच्चे ने क्या खाया वो आपको बताएंगे कि सुबह इसने चाय रोटी ली फिर उसके बाद इसने स्नैक्स ले लिए लेज ले लिया और फिर मे भी दरमियान में स्किप कर जाए कि सुबह खाया फिर इसने शाम को खाया लेकिन आपने दरमियान में क्वेश्चन करना है अच्छा अगर इसने इतनी देर कुछ भी नहीं खाया क्या खाया इसने दरमियान में और उसके अलावा फिर आप रात का पूछें, दूध का पूछें, सुबह तक जितना भी उसके लाइक फीडिंग है वो आप पूछेंगे और उसके साथ आप नोट करेंगे उसने फूड कौन-सा लिया, आइटम लाइक टाइप क्या थी, उसके बाद आप सर्विंग लिखेंगे कितना लिया, क्योंकि मदर्स जो है वो मोस्टली आपको यही जवाब देंगी कि हाँ, मैं खा रही थी उसके साथ थोड़े से 2 नवाले ले लिए। आप पूछेंगे कितना, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 2 नवाले थे, 4 नवाले थे, कितनी रोटी थी? वो आप पूछेंगे। उसके साथ आपने मेंशन करना है कि इतनी इसने सर्विंग ली और थर्ड आपने नोट करनी है साथ एस्टिमेटेड कैलोरी क्योंकि आपको तो पता है कि अगर बच्चा जब वो हाफ रोटी ले रहा है तो कितनी कैलोरी जा रहा है अगर उसने फॉर एग्जांपल 2 या 3 बाइट्स ली हैं तो कितनी कैलोरी तो आप एक एस्टिमेटेड रफ जो है ना उसके साथ कैलोरी काउंट लिख के एंड पे उसकी टोटल कैलोरी देख सकते हैं कि गैप कितना आ रहा है उसकी एक्चुअल कैलोरी कितनी होनी चाहिए थी और करंटली ये बच्चा कितना ले रहा है उसके बाद है घर में कौन-सा आटा इस्तेमाल करते हैं? गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं या बाज़ार का आटा इस्तेमाल करते हैं जो व्हाइट फ्लोर होता है? अच्छा सब्ज़ी कितनी दफ़ा बनती है घर में? हफ़्ते में 2-3 दफ़ा बन जाती है? फ्रूट्स डेली लेके आते हैं या 15-20 दिन के बाद लेके आते हैं? गोश्त कितनी दफ़ा बनता है? कौन-सा गोश्त बनता है? चिकन बनता है, बीफ बनता है, मटन बनता है?
उसके बाद है जी दूध। मिल्क का आपने ज़रूर पूछना है कि लाइक दूध लेते हैं तो किस फॉर्म में बच्चों को दे रहे हैं? चाय बना के दे रहे हैं सबको या बच्चे जो हैं वो दूध एज़ इट इज़ ले रहे हैं? मे बी क्योंकि अगर हम 1 ईयर की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो वीनिंग स्टार्ट हो चुकी है तो मदर जो है अपने साथ बच्चों को भी चाय दे रही होती हैं, राइट? ये आपने एक तो हमने देखा 24 आवर डाइटरी रिकॉल, उससे कभी भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे का एक्चुअल पैटर्न क्या है, वो क्या खा रहा है क्योंकि वो तो लास्ट 24 आवर्स है। मे बी उसने बहुत अच्छा खाया हो उसमें, उसने फ्रूट्स लिए हों, उसने मीट लिया हो, लेकिन उसका जो पीछे वाला जितना बैकग्राउंड है, उसमें उसने कुछ भी ऐसा नहीं लिया। तो ये हमें कभी भी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो हमें एक जनरल पैटर्न पूछना है कि 15 डेज़ में कितना लिया, 1 मंथ में कितना लेते हैं। तो इससे आपको एक ओवरऑल पूरे घर का पैटर्न जो है वो पता चलेगा कि ओवरऑल क्या-क्या विटामिन डेफिशिएंसीज़ पॉसिबल हैं और नज़र आ रही हैं बच्चे में भी और मे बी फैमिली। ओके। इन सब क्वेश्चनिंग के बाद आप जो डायग्नोसिस है इसमें लिखेंगे न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। आपने क्या-क्या विटामिन डेफिशिएंसीज़ देखी, क्या-क्या चीज़ें मिसिंग हैं। अगर मीट जो है उसका इंटेक बहुत कम है, फ्रूट्स नहीं ले रहे और इसके अलावा जो इवन आप ये भी पूछेंगे कि जो घर में यूज़ करते हैं वो घी इस्तेमाल करते हैं कि ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कंडीशन है लाइक जो घर में कुकिंग प्रैक्टिस है वो कैसी है। तो ये सारी कंडीशंस के बाद आप यहाँ पे एक अपने लिए जो है वो नोट डाउन कर लेंगे, क्या कहाँ-कहाँ इश्यू है क्योंकि यहाँ जो आप लिखेंगे, उसी से आपको याद रहेगा कि आपने किन पॉइंट्स को नेक्स्ट जाके काउंसल करना है। जहाँ पे जो प्रॉब्लम निकलेंगे, वही आप नेक्स्ट में काउंसलिंग करेंगे। Okay, I guess we have a few minutes. Okay, 5 minutes left. Okay, we डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये आपने डायग्नोसिस में नोट डाउन कर लिया और अच्छा एक चीज़ बड़ी वो है कि हमारे यहाँ पे मोस्टली जो है वो आपको गार्डियन जो है वो ठीक बताते ही नहीं हैं। वो आपको कहेंगे कि हाँ, हम तो गोश्त खाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, कभी-कभार खा लेते हैं या मे बी वो आपसे ये कंप्लेन करते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा लाइक लोअर क्लास से हैं तो हम फ्रूट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। या हम आटा जो है जो वो इसलिए वो लेके आते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है हमें। और उसके अलावा आप उनसे ये पूछेंगे कि लाइक जो आपके इस बच्चे के अलावा और भी बच्चे हैं जिनको ये मसले हैं, जिनकी टाँगों में दर्द रहता है और इवन अगर बच्चा 3-4 साल का है, वो स्कूल गोइंग हो चुका है, तो उसको स्कूल में ग्रेड्स कैसे आते हैं? क्योंकि अगर एनीमिक पेशेंट है, एनीमिक चाइल्ड है, तो वो डेफिनिटली उसके ग्रेड्स पुअर ही होंगे। ये रिसर्च के थ्रू हमें क्लियरली पता चल चुका है कि जो आयरन है, वो हमारी कंसंट्रेशन को, फोकस को इंक्रीज़ करवाता है। तो जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो तो फोकस ही नहीं कर पाएगा अपने स्कूल की स्टडीज़ के ऊपर और वैसे भी उसको अगर जो है वो फटीग है, डिज़ीनेस है, सर में दर्द रहता है, तो वो वैसे भी फोकस नहीं कर पाएगा। ये भी आप क्वेश्चन करेंगे। ओके। अच्छा एक चीज़ और है कि कभी भी पेशेंट को दरमियान में नहीं टोकना, कि अच्छा अब आपने पूछ लिया कि आप कौन-सा आटा इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको कहेंगे कि हम व्हाइट फ्लोर यूज़ करते हैं सारे लोग। तो आपने उनको वहाँ नहीं रोकना बिल्कुल भी, कि ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना क्योंकि एक एक जो पैटर्न चल रहा है ना, जो पेशेंट है आपको चीज़ें बता रहा है, वो रुक जाएगा वहीं पे। वो आपको क्वेश्चन का आगे गलत आंसर देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, अब मैं जो अगली बातें बताऊँगा, मे बी उसमें से कुछ गलत निकल आए, तो हम डॉक्टर को बताते ही नहीं हैं। तो पेशेंट को आपने बोलने देना है। आप उनसे पूछें और बताएँ, अच्छा इस बच्चे को और क्या प्रॉब्लम है और ये क्या कंप्लेन करता है? तो आपको क्वेश्चनिंग से फर्दर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो पता चलेंगी, ठीक है? और उसके अलावा है नेक्स्ट चीज़ आई थिंक हमने पूरा कवर आउट कर लिया क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं चाह रही हूँ कि हम 1-2 मिनट में नेक्स्ट मॉड्यूल में ही स्टार्ट करें और ऐसा तो जो ओके, ओके आई गेस वी हैव 1 मिनट लेफ्ट, 1 और 2 मिनट लेफ्ट। नेक्स्ट उसी में स्टार्ट करेंगे। और अगर आप गाइस आप लोगों के क्वेश्चन तो प्लीज़ आप नोट कर लें, वो हम एंड पे एक प्रॉपर सेशन रखेंगे, उसमें आप हर टाइप की क्वेश्चन कर सकते हैं। जी। नेक्स्ट क्योंकि वो थोड़ी लंबी चीज़ है तो आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ऑलराइट।